Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course from Urdu IT Academy. This is lecture number 12 and we will be discussing about domain 8 which is virtualization and containers. सबसे पहले देखते हैं objectives of lecture 12. We will discuss virtual compute, virtual storage and virtual networks security. Then we will discuss containers and then immutable workload. At the end, we will see a few questions on this domain. हमने पिछले लेक्चर में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का जिक्र किया है, उसको डिस्कस किया है। उसके तहत वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में कंप्यूट, नेटवर्क और स्टोरेज के ज़िम्न में क्लाउड यूजर या क्लाउड कस्टमर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम वर्चुअल कंप्यूट के केस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की और क्लाउड कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले देखते हैं कस्टमर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्चुअल कंप्यूट के केस में। सीएसपी की जिम्मेदारियां जो हैं उनमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है इन्फोर्स आइसोलेशन। आइसोलेशन इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है और आइसोलेशन इन्फोर्स से मुराद है प्रोसेस शुड नॉट सी ईच अदर, मतलब वोलेटाइल मेमोरी जहां प्रोसेस रन कर रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरफेरेंस ना करें, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के प्रोसेसिंग में इंटरफेयर ना करे। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई टेनेंट्स होस्टेड है। नेक्स्ट है सिक्योर वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं उसका जो एक डाउन द लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन करके आपको दिया गया है, उसका एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसको डाउन द लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की होती है। उसको हार्डन करना, उसको पैच करना, ये सारी जिम्मेदारी जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की होती है। उसके बाद है सिक्योर बूट चैनिंग ऑफ इमेजेस। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी सिक्योर बूट चैनिंग की भी होती है, सिक्योर बूट चैनिंग ऑफ इमेजेस। इससे मुराद है कि वीएम इमेज या कंटेनर इमेज जो सीएसपी प्रोवाइड करता है अपने मार्केट प्लेस में वो सिक्योर हो, बैकडोर फ्री हो, हार्डन्ड हो। अब देखते हैं क्लाउड कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लाउड कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज। वर्चुअल मशीन को सिक्योर करने की जिम्मेदारी यूजर या कस्टमर की है। मशीन हार्डवेयर करने से लेकर रिमोट एक्सेस सिक्योर करने की जो जिम्मेदारी है बेसिकली वो क्लाउड कस्टमर की है। यानी आपकी मशीन का जो रिमोट एक्सेस है वो कैसे सिक्योर करेंगे, कहाँ से उसको एक्सेस किया जा सकता है, कहाँ से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, यानी कि क्लाउड कस्टमर की जिम्मेदारी है। मशीन को हार्डन करने की जिम्मेदारी आपकी है, यानी कि क्लाउड कस्टमर की है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लाउड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑफ वर्कलोड। ये भी हम पिछले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग किस तरीके से डिफरेंट है क्लाउड के केस में, स्पेशली सर्वरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में लॉगिंग of monitoring of workload is quite important, and again this responsibility goes to customer. Image asset management, इमेज के सिक्योर बूट चैनिंग की जो जिम्मेदारी है वो तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है, लेकिन इस वजह से क्लाउड कस्टमर अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोष नहीं हो सकता है। इमेज के सिक्योरिटी को इंश्योर करने कुछ एक्स्ट्रा केयर किए जाने चाहिए, जैसे इमेज को सिक्योरिटी स्कैन से गुजारा जाए। बहुत सारे वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हैं मार्केट में इस काम के लिए। पास्ट में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां मार्केट प्लेस से लिया हुआ इमेज वल्नरेबल निकला है। हम देखते हैं कुछ ऐसे ही न्यूज़
देखिए, मलिशियस इमेजेस और AMIs इन न्यूज़। ब्रीपिंग कंप्यूटर ने रिपोर्ट किया था, कम्युनिटी प्रोवाइडेड अमेजॉन मशीन इमेजेस कम्स विथ मालवेयर रिस्क। फिर ट्रेंड माइक्रो ने रिपोर्ट किया है, मलिशियस डॉकर हब कंटेनर इमेज यूज्ड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। फिर आप ये देखिए, हाफ ऑफ 4 मिलियन पब्लिक डॉकर्स हब इमेज फाउंड टू हैव क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, और उनमें से एक वल्नरेबिलिटी यहाँ पर लिस्टेड भी है एनवीटी के साइट पर, CVE 2018 15869। ये वल्नरेबिलिटी है रिलेटेड टू अमेजॉन वेब मशीन, बेसिकली अमेजॉन की जो AMI है उससे रिलेटेड वल्नरेबिलिटी है ये। अब है सिक्योरिटी। वर्चुअल नेटवर्क में जो सिक्योरिटी है उसमें जिम्मेदारियां कैसे बटी हुई है, यानी उसमें जिम्मेदारियां जो शेयर्ड जिम्मेदारियां हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी के जिम्न में जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की और क्लाउड सर्विस कस्टमर की। पहले देखते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहला है वो है टेनेंट सेग्रीगेशन। टेनेंट सेग्रीगेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी इसको आप आइसोलेशन भी कहते हैं, यानी कि एक कस्टमर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक कस्टमर का जो अकाउंट है, अकाउंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी मशीन्स, सारी चीज़ें दूसरे कस्टमर से अलग हो, उससे आइसोलेटेड हो, ताकि किसी का कोई इंटरफेरेंस ना हो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फायरवॉल कैपेबिलिटीज टू क्लाउड कस्टमर्स। फायरवॉल कैपेबिलिटीज देना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है, लेकिन उसको बिल्ड स्पेशली बिल्ड इन फायरवॉल कैपेबिलिटी, जिससे यूजर या कस्टमर सिक्योर नेटवर्क डिजाइन कर सके। VPC, अगर AWS की बात करें तो VPC, सिक्योरिटी ग्रुप, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। इसी ज़िम्न में कुछ कंट्रोल्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनके थ्रू, जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है डिसेबल पैकेट स्निफिंग। ऑब्वियसली पैकेट स्निफिंग डिसेबल करने से जो ट्रेडिशनल अटैक्स हैं उनसे आप बच सकते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं? पहला है कॉन्फ़िगरिंग फायरवॉल रूल्स। फायरवॉल कैपेबिलिटी तो आपको दे देगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन उसको कॉन्फ़िगर करना आपकी जिम्मेदारी है। एक VPC दूसरे VPC से कम्युनिकेट ना करे। सिक्योरिटी ग्रुप में कौन से पोर्ट ओपन है, कौन से पोर्ट्स ओपन नहीं है, कौन से IP से आपकी मशीन एक्सेस की जा सकती है और नहीं की जा सकती है, इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक का रूल क्या होगा, ये सब कुछ आपको कॉन्फ़िगर करना है। ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर नहीं करेगा। आइसोलेट नेटवर्क, कंपार्टमेंटलाइज। आइसोलेट नेटवर्क टेनेंट सेग्रीगेशन जिम्मेदारी है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की, जहां एक टेनेंट दूसरे टेनेंट से सेग्रीगेट हो, लेकिन विद इन नेटवर्क अगर अगर उसको आइसोलेट करना है, यानी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से आइसोलेट करना है, आपने 2 VPC क्रिएट किया, दोनों VPC में अलग अलग CIDR दिया आपने, और आप चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने 2 VPC बनाया, सेम CIDR दिया, और दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें, तो उसके लिए जो कंट्रोल्स लगाने हैं, वो जो कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और VPC का काफ़ी बड़ा रोल होता है कंपार्टमेंटलाइज करने के लिए। VPC AWS की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ वर्चुअल अप्लायंस। वर्चुअल अप्लायंस का इस्तेमाल करना भी एक अप्रोच है, और जिम्मेदारी है यहाँ पर किसकी? यहाँ पे ये जिम्मेदारी है क्लाउड कस्टमर की। अगर आपको ग्रैनुलर लेवल पर कंट्रोल इंप्लीमेंट करना है, कुछ स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने, जैसे आपका दो बेसिकली 2 नेटवर्क आपने बना रखा है और आप चाहते हैं उन दोनों के बीच में एक फायरवॉल आप इंप्लीमेंट करें, एक प्रॉपर फायरवॉल, तो आप उसके लिए वर्चुअल अप्लायंसेस ले सकते हैं, फोर्टीगेट, पालो अल्टो और सिस्को, और जितने भी लीडिंग प्रोवाइडर्स हैं, उनका जो वर्चुअल अप्लायंस है वो अवेलेबल है अमेजॉन के मार्केट प्लेस पर, या माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट प्लेस पर, या गूगल के मार्केट प्लेस पर, वो आप ले सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
स्टोरेज, लेकिन हम यहाँ पे स्टोरेज की सिक्योरिटी में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्लाउड कस्टमर की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे डोमेन 11 में, ये डिटेल में हमको पढ़ना है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टोरेजेस, जो मेन स्टोरेजेस हैं मार्केट में, वो उनकी क्या सूरत है। तो जो मेन है वो है NAS और SAN। देखिए NAS क्या है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। SAN क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। NAS के केस में क्या है, NAS में आप देखिए यहाँ पर NAS का जो ये स्टोरेज एरे है, इसमें क्या होता है कि इसमें स्टोरेज लगे होते हैं और इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आप मशीन में किसी नेटवर्क में किसी मशीन को एक्सेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मशीन से, ये एंड पॉइंट्स है, ये सपोज कीजिए आपका डेस्कटॉप है या आपका लैपटॉप है और आपको NAS एक्सेस करना है। तो करना क्या है, उसी नेटवर्क में एक आईपी देके इस नेक्स्ट डिवाइस को एक आईपी दे देना है इसी नेटवर्क का, और आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं जैसे आप शेयर ड्राइव एक्सेस क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, या फाइल स्टोरेज एक्सेस करते हैं। NAS को बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेस करते हैं। NAS में जो फाइल सिस्टम होता है वो फाइल लेवल स्टोरेज है। मतलब यहाँ पर अगर आप इसको NAS को ओपन करेंगे तो आपको फाइल्स दिखेंगी, वैसी फाइल्स दिखेंगी जैसे आपको अपने डी ड्राइव में या ई ड्राइव में जब आप जाते हैं तो आपको फाइल्स दिखती है ना, वैसी ही फाइल्स दिखेंगी NAS के केस में। अगर आपने उस पर कुछ भी फाइल्स बनाई है, कुछ सेव किए, आप एक फोल्डर बना के उसको शेयर कर सकते हैं अमंग अदर एंड पॉइंट्स। तो ये है NAS, सिंपल सिंपल स्टोरेज है। इससे पहले हुआ करता था डैश, जो हम अपने लैपटॉप में लगाया करते थे। लैपटॉप में हमने यूज़ किया है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हमने काफ़ी यूज़ किया है। हम उसमें क्या करते थे, यूएसबी पोर्ट से के थ्रू हमने अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया और फिर डेटा को हमने उसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या तो कॉपी किया या वहाँ से डाटा अपने सिस्टम पर कॉपी किया। तो उसको कहते थे डैश, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। उसके बाद ये नेक्स्ट जनरेशन था या नेक्स्ट एवोल्यूशन था NAS। NAS में है, NAS में क्या है, यहाँ पे यूएसबी थ्रू नहीं करते हैं, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट नेटवर्क पे डाल सकते हैं और नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है डैश और NAS का फर्क। उसके बाद है SAN। SAN के केस में क्या है, SAN के केस में पूरा एक सिस्टम सेटअप लगता है SAN का, जहाँ पर ये डिस्क एरेज होते हैं, फिर उनकी क्लस्टरिंग होती है, HA अवेलेबिलिटी में रखा जाता है, फिर उसको एक्सेस किया जाता है SAN स्विच के थ्रू। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने सीधे इथरनेट पोर्ट लगाया और आपने उसको एक्सेस कर लिया। यहाँ पे SAN स्विचेस होती है और फाइबर चैनल होते हैं जिनके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे ये मशीन्स हैं, इसको आप कैसे करेंगे, कैसे इस्तेमाल होता है। अगर जहाँ पे आपको काफ़ी बड़े स्टोरेज की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि आपको कई टीबीज में स्टोरेज की ज़रूरत है, तो आपने वहाँ पे SAN का इस्तेमाल किया। अब ये देखिए यहाँ पे आपकी मशीन है, सपोज कर लीजिए ये सर्वर्स हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि इनमें स्टोरेजेस नहीं होते हैं। इनमें जैसे हमने देखा था जो हमारा ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या होता था कि इस सर्वर के अंदर ही हार्ड डिस्क लगी होती थी। रेड में 3-4 हार्ड डिस्क लगाया, रेड कॉन्फ़िगर किया, उसी के अंदर प्रोसेसर भी है, उसी के अंदर रैम भी, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा ईजी कर दिया है। यहाँ पे क्या है कि इस मशीन में कुछ भी नहीं, इसमें स्टोरेज नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोसेसर्स हैं, रैम्स है, जो रैम है और जो भी बेसिक ज़रूरत है एक सिस्टम की वो इसमें है, और एक मामूली सा स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क, मामूली सा एक कम स्टोरेज का इसमें एक हार्ड डिस्क लगा होता है जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इंस्टॉल कर लिया, और या उसको आप बोलते हैं ओएस हार्ड डिस्क। ओएस हार्ड डिस्क इसके अंदर होता है जिसमें आप ओएस इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद जो आपको स्टोरेजेस चाहिए होती हैं, वो स्टोरेज आप कहाँ से लेते हैं, वो स्टोरेज आप यहाँ से लेते हैं। अगर आपको याद होगा, हम जब मशीन बनाते हैं अमेज़न में, AWS में EC2 मशीन जब हम क्रिएट करते हैं, तो जब पहली मशीन हम क्रिएट करते हैं तो उसमें एक स्टोरेज होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होता है वो ओएस स्टोरेज होता है। उसके बाद अगर हमें स्टोरेज चाहिए तो हम फिर वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, फिर उस वॉल्यूम को उस मशीन के साथ अटैच करते हैं। तो ये वही कंसेप्ट है। आपका स्टोरेज कहीं और है, वहाँ आपने क्रिएट किया और उस स्टोरेज को आपने अटैच किया अपने मशीन के साथ। यहाँ पे ऐसे ही होता है। ये जो भी रेट वगैरह कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन इस लेवल पे होता है। पहले हम कहाँ करते थे, पहले हम इसी के अंदर हार्ड डिस्क, सॉरी,
सर्वर के अंदर ही हम हार्ड डिस्क लगाया करते थे, वहीं पे रेड 1, रेड 2, सॉरी रेड 1, रेड 0 या रेड 5 वगैरह जो भी कॉन्फ़िगर करना होता था पैरिटी बिट वाला, वो सब हम यहाँ पे करते थे। अब क्या है, ये पूरा एक सिस्टम ही है, ठीक है, सब सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन वो यहीं पे होना है। ये नैस क्या था, नैस था फाइल लेवल स्टोरेज, यानी जब आप नैस को ओपन करेंगे, नैस के जो हार्ड डिस्क ओपन करेंगे या जो ये स्टोरेज ओपन करेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, फाइल्स दिखेंगी, वैसे वैसे दिखेंगी जैसे आपको सी ड्राइव, ई ड्राइव में, सी ड्राइव में या डी ड्राइव में दिखती हैं। लेकिन अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये फाइल लेवल स्टोरेज नहीं है, ये ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ये आपको यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स नहीं दिखेंगी, यहाँ पे आपको ब्लॉक्स दिखेंगे। जैसे आपको जब हम जाते हैं डिस्क मैनेजमेंट करके जाते हैं ना, जो हमें जो ब्लॉक्स दिखते हैं हमारे स्टोरेज के, हमारे पास कितने स्टोरेज हैं, कितना हार्ड डिस्क है हमारे पास, वो दिखता है, वो वैसे यहाँ पे दिखेगा आपको। आपको यहाँ पे फाइल लेवल स्टोरेज नहीं दिखेगा, ब्लॉक लेवल स्टोरेज दिखेगा, ठीक है। सैन और नैस का सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, जो मेन डिफरेंसेस है वो है, पहला जो हमने अभी डिस्कस किया है, नैस जो है वो फाइल लेवल होता है और सैन ब्लॉक लेवल स्टोरेज है। प्राइमरी मीडिया क्या है, आप नेटवर्क को, सॉरी नैस को नेटवर्क के थ्रू यानी इथरनेट आपने लैन केबल की केबल लगाई और आपने उसको एक्सेस कर लिया। लेकिन सैन को आप वैसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आपको फाइबर चैनल की ज़रूरत होगी। हमने देखा, देखिए हम सैन स्विच है या फाइबर चैनल लगा होता है, इसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं, ठीक है। आईओ प्रोटोकॉल, इनपुट आउटपुट प्रोटोकॉल क्या है, एनएफएस है, यहाँ पर फाइल सिस्टम होता है ऑब्वियसली क्योंकि ये फाइल बेस्ड है। यहाँ पर क्या होता है, एसकजी, एसकजी प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू इनपुट आउटपुट का मैकेनिज्म काम करता है। NAS appears to OS as a shared folder। मैंने पहले भी बोला आपको कि NAS जो है वो आपको ऐसे दिखेगा जैसे आप शेयर्ड फोल्डर है या शेयर्ड फाइल स्टोरेज है, आप वैसे दिखेगा आपको। लेकिन सैन्स जब आप देखेंगे तो आपको अटैच स्टोरेज की तरह दिखेगा कि आपके एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम रखा है, मतलब ब्लॉक लेवल वॉल्यूम रखा है, आप उसको अटैच करना चाहते हैं या डिटैच करना चाहते हैं, वैसे कर सकते हैं। आपको वहाँ पर फाइल नहीं दिखेगी, हालांकि उसके अंदर भले ही फाइल हो, लेकिन आपको दिखेगी नहीं। NAS इनएक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, क्योंकि बस एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें 2-4 जितनी भी हार्ड डिस्क मिनिमम और मैक्सिमम जो भी हार्ड डिस्क है वो लगी होंगी, आप उसको फौरन कनेक्ट कर देंगे। लेकिन सैन की केस में क्या है, आपको पूरा सेटअप बैठाना पड़ेगा, फाइबर चैनल का इस्तेमाल है, आपको डिस्क एरेज हैं ऑब्वियसली। इस NAS के मुकाबले सैन का जो स्टोरेज होगा, स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो कई गुना होगी, 10 गुना 20 गुना इस तरह की होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये एक्सपेंसिव होगा ही। NAS रिक्वायर्स नो आर्किटेक्चरल चेंजेस। आर्किटेक्चर चेंजेस क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज़ जस्ट प्लग एंड प्ले। जैसे हम मतलब नेटवर्क में किसी मशीन को कनेक्ट करते हैं वैसे ही कनेक्ट करना है, और मतलब आपको कोई सेटअप बैठाने की ज़रूरत नहीं है। सैन के केस में क्या है, आपको पूरा आर्किटेक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको उनका जो सैन का जो पूरा सिस्टम है वो इंस्टॉल करना है, फाइबर चैनल इंस्टॉल करने हैं, सैन स्विचेस इंस्टॉल करना है, फिर सैन किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, एच ए होगा उसमें, कुछ रेट की कन्फिग्रेशन होगी, वो सारा पूरा एक आर्किटेक्चर क्रिएट करना पड़ता है आपको सैन के केस में। तो ये डिफरेंस है सैन और नैस का। अब हम आ जाते हैं कंटेनर्स पे, यानी कि हमने अब तक बात की थी वर्चुअल कंप्यूट की, अब है कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या है, अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, अगर हम मतलब थ्योरेटिकल बात करें, तो कंटेनर्स आर लाइट वेट software packages that contains all the dependencies required to execute the contained software application. These dependencies include things like system libraries, external third-party code packages, and other operating system level applications. देखिए, कंटेनर क्या है, वर्चुअलाइजेशन जो था, जो अब तक हम वीएम की बात करते हैं, वर्चुअल मशीन की बात कर रहे थे, वो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन था। वहां पर क्या हो रहा था, वर्चुअलाइजेशन किस लेवल पे हो रहा था, हार्डवेयर के लेवल पे हो रहा था। यहाँ पे यानी कंटेनर क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर वर्चुअलाइजेशन है। अब देखिए यहाँ पे आप अच्छा, पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी। तो अगर आप ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कंटेनर आपको दिखेगा एज ए थर्ड जनरेशन कंप्यूट। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूट में क्या था, आपके पास वो भारी भरकम सर्वर हुआ करते थे, कुछ रैक माउंट होते थे, कुछ वॉल माउंट, सॉरी रैक माउंट हुआ करते थे, कुछ आपको ऐसे ही आपको अपने टेबल पर या
उसको क्या बोलते हैं, वॉल नहीं, रैक माउंट हुआ करता था, और एक ऐसे ही टावर, सॉरी हाँ टावर सर्वर बोलते हैं, तो टावर सर्वर हुआ करते थे। तो उसमें क्या होता था कि एचपी का या आईबीएम का या जो भी वेंडर्स हैं, उनका एक सर्वर है, बड़ा बड़ा सा, काफी बल्कि सा, काफी भारी सा हुआ करता था। उसके अंदर प्रोसेसर्स लगे हैं, एसएमपीएस लगा हुआ होता था, 2-3 एसएमपीएस होता था। उसके बाद रैम है, हार्ड डिस्क लगे हुए हैं। वो ट्रेडिशनल हुआ करता था, जहाँ पे आपने क्या किया, आपने सपोज कीजिए कि 8 जीबी का रैम चाहिए, तो 8 जीबी का रैम और 500 जीबी का हार्ड डिस्क के लिए आप पूरा एक टावर लेना होता था आपको। उसमें 2 एसएमपीएस लगे हैं, या उसमें इथरनेट पोर्ट्स डबल, आई मीन 2 निक कार्ड या जिसको बोलते हैं लैन कार्ड लगे हुए हैं। पूरा एक सेटअप आपको करना होता था। उसमें सिर्फ एक ही मतलब सर्वर हुआ करता था, यानी आप दूसरा सर्वर नहीं बना सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको एक डोमेन कंट्रोलर बनाना है एक्टिव डायरेक्टरी का, तो आप उसको डोमेन कंट्रोलर ही इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इसी सर्वर पर इस सर्वर को मैं वर्चुअलाइज कर दूं, इस पे मतलब सॉरी, वर्चुअलाइजेशन तो बाद में आया ऑब्वियसली। तो वहाँ पर वर्चुअलाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। आपने एडी डालना है तो आपने एडी ही डालना है। लेकिन जब वर्चुअलाइजेशन आया, यानी कि सेकेंड जनरेशन, उसमें क्या हुआ, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने वर्चुअलाइज किया, उसको 2 या 3 या जितना भी जो भी आपकी कैपेसिटी है आपके सर्वर की, उसके हिसाब से आपने उसको कई सर्वर में कई वर्चुअल सर्वर में बांटा। और फिर एक सर्वर पे आपने एडी इंस्टॉल कर लिया, दूसरे पे आपने कोई लिनक्स की कोई एप्लीकेशन चलानी है वो आपने रन कर ली, तीसरे पे आपको जो करना है कर सकते हैं। इस तरह का काम आप कर सकते थे वर्चुअलाइजेशन में। फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं कर सकते थे आप। आपको अगर एडी करना है तो एडी ही आप कर सकते हैं, कोई दूसरा इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। वर्चुअलाइज जब आपने किया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपने उसके ऊपर हाइपरवाइजर डाला। इस हाइपरवाइजर ने क्या किया, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअलाइज किया, यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी जो आपका स्टोरेज है, जो आपका रैम है, जो आपका प्रोसेसर है, उसको एब्स्ट्रैक्ट किया। सपोज कीजिए कि आपके पास 16 जीबी रैम है, आपके पास 500 जीबी हार्ड डिस्क है। 16 जीबी रैम है, तो आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे एक मशीन चाहिए जिसको 4 जीबी रैम असाइन करूँ, एक और मशीन चाहिए जिसको 4 जीबी करूँ, और एक और मशीन चाहिए जिसको मैं 8 जीबी रैम असाइन करता हूँ। तो आप देखिए, आपके पास 3 मशीन्स क्रिएट हो गई। कैसे क्रिएट हुई, इस हाइपरवाइजर ने वर्चुअलाइज किया इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, एब्स्ट्रैक्ट करके रिसोर्सेज को एब्स्ट्रैक्ट किया और असाइन कर दिया। ये एक वीएम बनाया आपने, उस वीएम के ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। सपोज की जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक्टिव डायरेक्टरी की, तो आपने इस पर विंडोज डाला, एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर किया, इस पे आपने लाइनक्स डाला और अपाचे डाल के आपने इस पे कोई वेब एप्लीकेशन होस्ट की, और इसके मतलब होस्ट करना है आपको, आपने उसके लिए किया। और इस पे आपने सपोज कर लीजिए कि आपने कोई फाइल सर्वर आपने इस पर डिप्लॉय किया। तो आपके पास ये 3 मशीन्स हैं, यानी एक ही मशीन्स को आपने वर्चुअलाइज करके आपने 3 मशीन्स बना ली। सपोज अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने अपाचे बेस्ड कोई एप्लीकेशन रन करनी है। पहले तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक मशीन बनाएंगे, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, ऑब्वियसली लाइनक्स या उबंटू जो भी आप डालना है आपने डाला, उस पर अपाचे डाला। अपाचे डालने के बाद उसकी जो भी बिन्स एंड लिब, यानी कि बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज जो आपको चाहिए अपाचे एप्लीकेशन को रन करने के लिए, वो आपने इंस्टॉल की। उसके बाद उसके ऊपर आपने अपना ऐप होस्ट किया, डिप्लॉय किया, और आपका ऐप रन कर रहा है इस सर्वर पर। थर्ड जनरेशन जो आया कंटेनर, थर्ड जनरेशन जो आया वो है कंटेनर। यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ आप यहाँ पर वर्चुअलाइज कर रहे थे, और उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा, यानी कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डाला, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने कंटेनर का इंजन डाला जो कि कंटेनर को मैनेज करेगा। जैसे कंटेनर इंजन, जैसे डॉकर, डॉकर एक कंटेनर इंजन है। यानी मान लीजिए आपने यहाँ डॉकर डाला, डॉकर के ऊपर आपने कंटेनर्स अपने होस्ट किए, आपको अलग अलग एप्लीकेशंस रन करनी है। अब उसकी जो भी एप्लीकेशन रन करनी है, उसकी बाइनरीज और लाइब्रेरीज जो है आपने डिप्लॉय की, यानी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालना पड़ा। आप देखिए, आपको एक मशीन, आपको एक एप्लीकेशन रन करना है, उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जरूरत नहीं है। इसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल चाहिए होंगी, वो यहाँ से मिलेंगी। वो इस फाइल को शेयर करेगा, ये भी उसी को शेयर करेगा, ये भी इसी को शेयर करेगा। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ आपका अलग अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटेनर।
अब कंटेनर जो है ना उसके कई मतलब कंटेनर और वर्चुअलाइजेशन में कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है? रिसोर्स वेस्टेज एक बहुत बड़ा कंसर्न था। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करूं, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल टावर और रैक माउंटेड सर्वर हुआ करते थे, उनमें रिसोर्स वेस्टेज बहुत ज़्यादा हुआ करता था। यानी कि आप देखिए, आपके पास एक टावर सर्वर है जिसमें आपने दो एनआईसी कार्ड लगा रखे हैं, दो एसएमपीएस लगा दिया आपने, एक सपोज कीजिए 8 जीबी का आपने एक रैम लगा रखा है, 500 जीबी का एक हार्ड डिस्क लगा रखा है। अब आप उस पर सिर्फ एक ही सर्वर डिप्लॉय कर पा रहे हैं, यानी कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लॉय करना है तो आपने उस पर एक्टिव डायरेक्टरी ही डिप्लॉय किया है। अब अगर आप उस पर अपाचे बेस्ड कोई एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आप उसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस रिसोर्स के वेस्टेज को ध्यान में रखा गया, उससे बचने के लिए उसको मिनिमाइज किया हमने। कहाँ? वर्चुअलाइजेशन में। जब हम वर्चुअलाइजेशन पे आए तो वर्चुअलाइजेशन जो एक नया एक नई टेक्नोलॉजी थी, उसने क्या किया, रिसोर्स के वेस्टेज को कम कर दिया। अब क्या, आप देख लीजिए, 8 जीबी रैम है, 8 जीबी रैम को वहाँ पे क्या है, 8 जीबी रैम का एक अलग से एक ही सर्वर बन रहा था। यहाँ है 8 जीबी रैम के आप 3 सर्वर बना सकते हैं। 2 जीबी इसको दे दिया, 2 जीबी इसको दिया, 2 जीबी इसको दिया, सॉरी 2 जीबी इसको, 2 जीबी इसको, 4 जीबी इसको। तो 8 जीबी रैम आपका पूरा यूटिलाइज हो रहा है। वहाँ क्या है, आपने 8 जीबी का रैम का एक सर्वर बनाया, भले वो रैम का कंजम्पशन 3 जीबी का करे, 4 जीबी का करे, लेकिन आप उस पर कोई दूसरा सर्वर नहीं डाल सकते। आप वो जो 4 जीबी जो वेस्ट हो रहा है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी वेस्टेज सेकेंड जनरेशन में कम हो गया। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में भी ये इस जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन कंटेनर में भी वेस्टेज कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? अब आप देखिए, यहाँ पे आपको एक मशीन बनाने के लिए, एक एप्लीकेशन रन करने के लिए एक मशीन बनानी है। उस मशीन पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, यानी कि गेस्ट ओएस या जो भी है, यानी आपका वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तब जाके आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट सिंपल है, मुझे अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। आपको, यू आर नॉट बॉदर अबाउट कि भाई मुझे गेस्ट ओएस डालना ही है। आपको एप्लीकेशन रन करना ही आपका मेन मकसद है। ये देखिए, आपका मेन मकसद यहाँ फुलफिल हो रहा है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम डाले हुए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तो कुछ ना कुछ रिसोर्स का कंजम्पशन ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। सम अमाउंट ऑफ स्टोरेज, यहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को रखेगा, और ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कुछ रैम की ज़रूरत होगी, कुछ कुछ मेमोरी की ज़रूरत होगी। तो वो उसका कंजम्पशन करेगा। सपोज कीजिए आपको यहाँ पर 4 जीबी रैम मिला है, तो 4 जीबी में हो सकता है 2 जीबी या यानी और 3 जीबी जो है वो आपका कौन ले ले, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले ले। तो आपके पास बचेगा कितना? एक जीबी या 2 जीबी बचेगा, जो फिर आपकी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेगी। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरा आपका जो रैम है, रैम का जो वेस्टेज है ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, या स्टोरेज का जो वेस्टेज है ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, वो नहीं है। तो ये फर्क है हाइपर वर्चुअलाइजेशन में और कंटेनर में। उसके अलावा और क्या फर्क है? स्पीड का एक बहुत फर्क है। स्पीड का फर्क क्यों है? यहाँ पे क्या है, यहाँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए, आप जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो देखिए आपका पहले तो हाइपरवाइजर स्विच ऑन होगा, फिर हाइपरवाइजर के बाद मशीन्स जो है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होंगे, यानी ऑब्वियसली मतलब बूट करेंगे। पहले हाइपरवाइजर का जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट करेगा, फिर आपका जो गेस्ट ओएस है वो बूट करेगा, फिर आपकी एप्लीकेशन रन करेगी। यहाँ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट किया और फिर कंटेनर का इंजन चालू हो गया, इंजन चालू हुआ, फिर जो है आपके एप्लीकेशन रन करने लगे। तो वो एक स्पीड का फर्क है। ठीक है, उसके अलावा मतलब ये आपने अभी तक देखा, ये वर्चुअलाइजेशन कंटेनर का जो है एडवांटेज हमने देखा वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। अब एक और फर्क है, लेकिन वो क्या है? आइसोलेशन जो है, ये जो यानी कि जैसे ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, तो एक कंटेनर का दूसरे कंटेनर के बीच में यहाँ जो आइसोलेशन है ना, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जबकि वीएम के बीच का जो आइसोलेशन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। होस्ट ओएस का जो बेसिकली मतलब वो होता है ना, वो आइसोलेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
जैसे उसके अलावा जो है वो ये है कि कंटेनर जो है वो लेस सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ दिस बोलते हैं उसको आइसोलेशन। जब आइसोलेशन नहीं होगा, कमजोर आइसोलेशन होगा, तो लेस सिक्योर इन्वायरमेंट होगा। कंटेनर्स ओनली आइसोलेट्स डेटा एंड एप्लीकेशन एट द प्रोसेस लेवल, सिर्फ प्रोसेस लेवल पे ही आइसोलेशन करता है। इट डिपेंड्स ऑन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोटोकॉल है, यहाँ से जो आइसोलेशन मिल रहा है वो वही सबसे स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आइसोलेशन होता है, यानी कि एक वीएम से दूसरे वीएम के बीच में आइसोलेशन होता है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा यह है कि वीएम की जो इमेज होती है ना, वो थोड़ा हेवी होती है। यानी कि ऑब्वियसली जब आप वीएम को सपोज कीजिए आप एक्सपोर्ट करके, अगर किसी वीएम को आप एक्सपोर्ट करते हैं और आप दूसरी जगह उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उसकी जो इमेज होगी वो काफ़ी हेवी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स भी होंगी, फिर वो एप्लीकेशंस होंगी। लेकिन उसके बरक्स अगर आप कंटेनर की बात करेंगे, तो कंटेनर का जो इमेज होगा, ये कंटेनर को जो आप एक्सपोर्ट करेंगे, जो उसकी फाइल होगी ना, वो बहुत छोटी सी होंगी। क्यों? क्योंकि उनमें सिर्फ बिन लिब्स होंगे और आपकी एप्लीकेशंस होंगी, और जब उसको जहाँ डिप्लॉय करेंगे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का की फाइल्स को एक्सेस करेगा जो भी उसको ज़रूरत है। अदरवाइज आपका जो इमेज बनेगा, वो इमेज सिर्फ इतना ही का बनेगा। यहाँ क्या है, इमेज जब आप बनाएंगे दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो आपको पूरे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बिन लिब और ये आपका जो ऐप है, इन सब का मिला के एक इमेज बनेगा। तो ऑब्वियसली इमेज विल बी हेवी। हम एक अभी टर्म देखेंगे आगे, इम्यूटेबल वर्कलोड। वो भी जो वो है, वो इसी कंटेनर किस्म में ही डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन कंटेनर से पहले, मतलब इम्यूटेबल वर्कलोड डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि कंटेनर्स के केस में सिक्योरिटी के क्या कंसर्न है। कंटेनर का तो हमने देख लिया कि कंटेनर्स जो है काफ़ी रिसोर्स वेस्टेज से बचाता है, और भी बहुत सारी जो उसकी खूबियां और खामियां जो हमने डिस्कस की, वो हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि कंटेनर्स के केस में जो सिक्योरिटी के कंसर्न है वो क्या है। सबसे बड़ा जो कंसर्न है कंटेनर केस में, वो ये है कंटेनर की इमेज का। हमने अभी आपको बताया था कि कंटेनर्स जो होता है, कंटेनर्स की जो इमेजेस होती है ना, वो पब्लिक भी होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने अपना क्या उसको बोलते हैं, अपना एक लाइब्रेरी बना रखा है, अपना एक कंटेनर की इमेजेस की लाइब्रेरी बना रखी है, जैसे वो चाहें तो अपने कंटेनर्स की इमेज बना के उसको गिटहब पे डाल सकते हैं, वो अपनी उनकी प्राइवेट लाइब्रेरी है। उसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरीज भी हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज कैसी हैं, देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ। देखिए ये है hub.docker.com, यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज है, ये पब्लिक इमेजेस, कंटेनर इमेजेस हैं। अब आप देखिए, आपको उबंटू चाहिए, माईसीक्वल चाहिए, पाइथन, पोस्टग्री, एचटीटीपी बेस्ड, ये सारी इमेजेस हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए, nginx का सर्वर चाहिए, या मोंगोडीबी से रिलेटेड आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो आपसे आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाली इमेजेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपको देखना होगा, और आप उसको बस फेच कीजिए, उस पर एप्लीकेशन अपने डिप्लॉय कीजिए। तो ये हो गया पब्लिक इमेज। ये आई मीन इट इज फॉर एवरीबॉडी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइवेट इमेज जो रजिस्ट्री होती है, या इमेज कंटेंट्स की इमेज जो होती है, उसकी लाइब्रेरी जो होती है, वो क्रिएट कर सकती है। लाइक बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती हैं गिटहब को, और गिट पे डाल देती हैं, उन्होंने अपना बनाया। अब वहाँ से जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंटेनर की इमेज, तो कंटेनर की इमेज ऑब्वियसली पब्लिक प्राइवेट के केस में तो आपकी है, आपने बनाई, आपको पता है। लेकिन पब्लिक के केस में आपको नहीं पता है। पब्लिक की जो चीज़ पब्लिक हो जाती है, फिर वो अनट्रस्टेड हो जाती है। तो अनट्रस्टेड सोर्सेज से कंटेनर इमेज का इस्तेमाल, या आउटडेटेड इमेजेस, ये जो है एक आर कंसर्न ऑफ कंसर्न फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। इसलिए हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से ही और अपडेटेड इमेज ही इस्तेमाल किया जाए। और जैसा कि डिस्कस किया हमने पहले भी, कि इमेज की वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर लेनी चाहिए।
बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल है। जैसे एक अगर ओपन सोर्स टूल की बात करें तो एक क्लेयर करके एक टूल है, CLAIR। और इस तरह के बहुत सारे टूल्स भी हैं, बहुत सारे पेड टूल्स भी हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके अपने कंटेनर की इमेज जो आपने पब्लिक रिपोजिटरी से, पब्लिक लाइब्रेरी से जो आपने इमेज ली है, आप उसको स्कैन करके दे सकते हैं कि उसमें कोई बैकडोर तो नहीं है, उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है। Vulnerability can impact container images just like any other piece of code, इसलिए स्कैनिंग जरूरी है। दूसरा है कंटेनर रजिस्ट्रीज। कंटेनर रजिस्ट्री एक सेंट्रलाइज रिसोर्स होता है, अभी जो हमने आपसे साथ डिस्कस किया। लाइब्रेरी होता है, रजिस्ट्री होता है, रिसोर्स होता है, मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन इमेज को स्टोर करके वहां से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। मेन पर्पस डिस्ट्रीब्यूशन ही है। सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी बनाने का मेन जो कंसर्न है वो है डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि पब्लिक और प्राइवेट भी हो सकता है, हमने अभी डिस्कस किया ही है। तो कंटेनर इमेजेस जो है आपके वल्नरेबल हो सकते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि आपने पब्लिक से रजिस्ट्री से लिया हो, तो आपका जो है इमेज को स्कैनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका आपकी जो रजिस्ट्री है उसको मॉनिटर करना जरूरी है कि आप आपकी उसकी इंटीग्रिटी, यानी कि जो जो भी रखी गई है, जो भी इमेजेस आपकी कंटेनर रजिस्ट्रीज में हैं, उनकी इंटीग्रिटी बरकरार है, उसमें कोई टैंपरिंग नहीं हुई है उनकी। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो जैसे आपके डॉकर्स है या जो भी इस तरह के बड़े पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक रिपोजिटरीज हैं, उनके पास उन्होंने अपना मैकेनिज्म डिप्लॉय किया होता है उसको बेसिकली मॉनिटर करने के लिए। उसके अलावा है कंटेनर रन टाइम। कंटेनर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट कंटेनर रन टाइम। लीगेसी टूल या ट्रेडिशनल टूल जो है उसको सिक्योर कर पाना सबके पास नहीं होता है। इसलिए स्पेशली साइबर सिक्योरिटी जो टीम है उसको एप्लीकेशन सिक्योरिटी का वो कंसर्न ध्यान में रखना होगा, जहां तक लीगेसी या ट्रेडिशनल टूल नहीं पहुंच पाते हैं ऑब्वियसली। यानी कि कंटेनर रन टाइम को जो आपको उसकी सिक्योरिटी जो है, यानी एप्लीकेशन से, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो कंटेनर रन टाइम की जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, उस तक जो है आज जो हमारे बहुत सारे पुराने टूल हैं जो मॉनिटर किया करते थे, वीएम को मॉनिटर करते हैं या जो अलग पीस ऑफ कोड्स को मॉनिटर करते हैं, वो कैपेबल नहीं है कंटेनर रन टाइम को बेसिकली सिक्योर करने में या उनको मॉनिटर करने के लिए। तो आजकल जो बहुत सारे नए टूल्स हैं मार्केट में, आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आप उनका इस्तेमाल करके कंटेनर रन टाइम को उसके जो रन टाइम्स हैं उनको आप बेसिकली मॉनिटर कर सकते हैं, उनको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स बहुत सारे हैं, आप जिसके थ्रू, जैसे आपका डॉकर या कुबरनेटिस वगैरह बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, जिनके थ्रू आप जो आपकी जो कंटेनर्स हैं उनको आप उनमें ऑटोमेशन लाना, कंटेनर को मैनेज करने में जो है आप ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है। अगर उनकी सिक्योरिटी में कुछ ब्रीच हो जाता है, कंटेनर्स जो है उसकी सिक्योरिटी डूब जाएगी, आप समझ लीजिए। यानी कि जो ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जिसके थ्रू आप सारे कंटेनर्स को मैनेज कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी सिक्योरिटी आप इंश्योर नहीं कर सके तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके हाथ से कंटेनर्स भी गया जिसको आप उसके थ्रू मैनेज कर रहे हैं। आई मीन इट इज ऑब्वियस, राइट। सो उसके बाद है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया था, देखते हैं, सॉरी, देखिए हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था ना, किधर गया, हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंटेनर का जो ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंटेनराइज्ड इन्वायरमेंट को होस्ट करता है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा
अटेंशन कहाँ मिले, इसकी अनदेखी होती है, अक्सर अनदेखी होती है। हम सोचते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम हमारा सारा जो एफर्ट होता है वो कंटेनर को सिक्योर करने के लिए होता है, या कंटेनर के इमेजेस, रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारा ध्यान कम होता है, इसकी हमेशा अनदेखी होती है। और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इसका ये अगर कंप्रोमाइज़ हो गया, यानी कि अगर आपका ये कंप्रोमाइज़ हो गया तो फिर ये सब कंप्रोमाइज़्ड है। जैसे हमने अभी क्या बोला आपको, अगर ये कंप्रोमाइज़ हुआ यानी कि जो भी ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जो इस लेवल पे है, जो इसको सबको मैनेज कर रहा है, जो सारे कंटेनर्स को मैनेज कर रहा है, अगर वो गया तो ये सब गए। फिर उसके नीचे आप आ जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर आपका कंटेनर इंजन चल रहा है, अगर कंप्रोमाइज़ हो गया, अगर उसमें कुछ वीकनेस है, फिर आप इन सब से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, तो ये कंसर्न है सिक्योरिटी के कंटेनर को लेकर, सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अब है इम्यूटेबल वर्कलोड। इम्यूटेबल वर्कलोड ये पिछले डोमेन का टॉपिक है, बट हम इस डोमेन में इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इम्यूटेबल वर्कलोड की बात करेंगे ना, तो इम्यूटेबल वर्कलोड का जो जो ये वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो मेनली कंटेनर के जिम्मे में होता है। Immutable infrastructure is a deployment method where compute components are never updated. We simply replace a running component with a new one and decommission the old one. हम यही काम करते हैं कंटेनर केस में। कंटेनर में क्या करते हैं, आप कंटेनर की इमेज को लाते हैं, आप वहाँ पे आपके पास आप कुछ बिल्ड नहीं करते हैं, आप इमेज आपने फेच की, एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, आपका काम खत्म हो गया, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जो इमेजेस होती हैं इनमें आप कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, इसमें कोई चेंज मैनेजमेंट नहीं होता है, क्या कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आप नहीं करते, या आप वहाँ से फेच करते हैं, एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं और आपका काम खत्म। अगर इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है तो आप उसको पैच नहीं करते, अगर तो फिर आपको दोबारा से जो है पैच्ड इमेज वापस लेनी होती है। मतलब ये एक तरीके से अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो हम एक मतलब बचपन में एक हम यूज़ किया करते थे पेन, जिसको हम, या इनफैक्ट अभी भी यूज़ होता है, उसको कहते थे हम, कुछ लोग कहते थे लिखो फेंको, या कुछ लोग कहते थे यूज़ एंड थ्रो। आपने पेन लिया, इस्तेमाल किया, पेन की रिफिल खत्म हो गई, आपने उसको फेंक दिया, इज नॉट ऑफ यूज। मतलब उसमें रिफिलिंग नहीं होती थी, आप दूसरी रिफिल लेके आपने डाला और फिर आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, ऐसा नहीं होता था। तो ये वैसे ही कंसेप्ट है इम्यूटेबल वर्कलोड का। आपने इमेज उठाई, एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, एप्लीकेशन चलाया, एप्लीकेशन का काम खत्म, आपने इमेज डिस्ट्रॉय कर दी। तो इम्यूटेबल वर्कलोड उसी ज़िम्न में हम डिस्कस कर रहे हैं। एलिमिनेट, अब इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं वर्कलोड के, क्या है, एलिमिनेट्स द नीड ऑफ पैचिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। ऑब्वियसली मैंने अभी बोला आपको कि इसमें हम पैचिंग नहीं करते हैं, कोई वल्नरेबिलिटी है तो फिर वो इमेज ही पैच होके आती है, आप या नई इमेज आती है, आप नई इमेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वल्नरेबल इमेज जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती है। ठीक है, सिंपल रोल बैक और रिकवरी प्रोसेस। रिकवरी प्रोसेस या रोल बैक ईजी है। क्यों ईजी है, आपने एक इमेज इस्तेमाल की, इमेज वल्नरेबल है, या इमेज में आपने कुछ डिप्लॉय किया, आपका नहीं चल पाया, आपको रोल बैक करना है। क्या रोल बैक करने का तरीका है, सिंपल, वापस से इसको डिस्ट्रॉय करो, वापस से सेम इमेज को रिकॉल कर लो, सेम इमेज को ऑब्वियसली सेम इमेज को कॉल कर लो, सेम इमेज को डिप्लॉय कर लो। ठीक है, तो ये है ये जो क्वालिटी है ये रोल बैक या रिकवरी को आसान करती है। उसके अलावा इट इज इजियर टू डिसेबल सर्विस एंड वाइट लिस्ट एप्लीकेशन प्रोसेस सिंस द इंस्टेंस शुड नेवर चेंज। इम्यूटेबल वर्कलोड के केस में क्या होता है कि आपके पास ऑब्वियसली छोटा सा वर्कलोड होता है, उस पर आपने कोई एप्लीकेशन रन कर रखी है, तो वहाँ पर किसी सर्विस को डिसेबल करना बहुत आसान होता है। मतलब उस पर कुछ खास ही सर्विस चल रही होती है। कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए आपने एक सर्वर है, एक सर्वर पर आपने 2 एप्लीकेशन डाल रखे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एक सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आपकी एक एप्लीकेशन को डिस्टर्ब कर रही है, आप उसको डिसेबल कर देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप उस सर्विस को डिसेबल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और स्टिल ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क, और उससे आपकी एप्लीकेशन चल रही है।
लेकिन अगर आपने एक ही सर्वर पे 2 एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखा है, ये मैं ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी फाइल को या कोई भी किसी सर्विसेज को आपने अगर बंद कर दिया, और एक एप्लीकेशन को उस सर्विस की ज़रूरत है, दूसरे को उसकी ज़रूरत नहीं है, एक कहता है कि नहीं ये सर्विस इनेबल होगी तभी मेरी एप्लीकेशन काम करेगी, दूसरा एप्लीकेशन कहता है कि नहीं अगर ये सर्विस इनेबल होगी तो मेरी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। तो इस केस में क्या होता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसको ऑन करूँ, किसको ऑफ करूँ, यानी कि सर्विस को डिसेबल करूँ, किस सर्विस को इनेबल करूँ। अगर इसको इनेबल करता हूँ तो ये डिसेबल होता है, ये डिसेबल करता हूँ तो ये इनेबल होता है। लेकिन इम्यूटेबल वर्कलोड के केस में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। इम्यूटेबल वर्कलोड के केस में सिंपल है, उस पे कुछ खास ही एप्लीकेशन चल रही होती है, कुछ खास ही सर्विसेज चल रही होती हैं, तो आपको जो है इट इज़ ईज़ियर टू डिसेबल सर्विसेज और व्हाइट लिस्ट एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशंस, हाँ भाई यही एप्लीकेशन इस पर रन करेंगी, उनको व्हाइट लिस्ट करना, या प्रोसेसेस को, सर्विसेज को, एप्लीकेशंस को, ये सब जो इनकी जो इनको व्हाइट लिस्टिंग करना या इनको रेस्ट्रिक्ट करना, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इम्यूटेबल वर्कलोड के केस में। जबकि ट्रेडिशनल जो हमारा जो वर्कलोड है उसके केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इम्यूटेबल वर्कलोड। अब हम कुछ देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज टाइप SAN इज बेस्ड? ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज, नॉन ऑफ देम। हमने डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट स्टोरेज नहीं है, फाइल लेवल स्टोरेज नहीं है, ब्लॉक स्टोरेज है। SAN क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। NAS फाइल लेवल है और SAN ब्लॉक स्टोरेज है, ये हमने डिस्कस किया था। सो द राइट आंसर विल बी ब्लॉक स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन सिक्योरिटी बी इंक्रीज्ड इन एन इम्यूटेबल एनवायरनमेंट? Doing security testing of image, doing penetration testing, implementing event driven security, disabling remote login. penetration testing, ठीक है, यहाँ पे खासकर बात हो रही है कि इम्यूटेबल वर्क इन्वायरमेंट में सिक्योरिटी को किस तरीके से आप इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। penetration testing is not the right answer. Doing penetration testing is not the right answer. Implementing event driven security, नो, तो ये दो एलिमिनेट हो गया। डिसेबलिंग रिमोट लॉगिन, सेंस ही नहीं बनता है। तो जो सेंस बनता है यहाँ पर, सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस बनता है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑफ इमेज, क्योंकि इम्यूटेबल वर्कलोड है, आप इसकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या मतलब पैचिंग वैचिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो इमेज लेके आ रहे हैं ना, फेच कर रहे हैं इमेज, वो आपकी बग फ्री होनी चाहिए, बैकडोर फ्री होनी चाहिए, वल्नरेबिलिटी फ्री होनी चाहिए। तो अगर उसकी आप टेस्टिंग कर लेंगे before you deploy your application on that image, I mean, it will be easy for you. You can be sure that yes, the security, I mean, obviously the security is increased by doing such sort of testing. So doing security testing of image is the most appropriate option among all these four. So the right answer will be doing security testing of the image. So that is all for this lecture. See you in the next lecture. Bye.